एग्जामिनेशन का समय आ चुका है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको ये सिखाया कि किस तरह से डेली टाइम टेबल को प्लान किया जाए। अगर आप हर रोज अपने तीनों मेजर सब्जेक्ट को समय दे पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज हमने पार्ट 1 लेक्चर के अंदर आपको सिखाया था किस तरह से आप 2 सब्जेक्ट को एक दिन में समय देंगे और एक दिन में गिवन टाइम को आपने 2 तरीके से डिवाइड करना था। नया कंटेंट पढ़ना था और पुराना कंटेंट रिवाइज करना था। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से जान लें, आप में से बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि अपने हिसाब से तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से आपकी तैयारी कुछ भी नहीं रहती। आप अपने हिसाब से जो भी टेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मार्क्स एक्सपेक्टेशन से करीब 30 to 40% बिलो रहते हैं। इस सभी का मेन कारण रहता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप बच्चे एक ही बात को सोचते हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया, आप एग्जाम में लिखेंगे और जो आपने पढ़ लिया वो बिल्कुल सही था और उसके हिसाब से आपने जो लिखा वो भी बिल्कुल सही था और आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, और ऐसा हरगिज नहीं होता। आखिर आप इंसान हैं, आप कोई कंप्यूटर नहीं है जो एक चीज एक बार फीड कर दी तो वही प्रिंट आउट निकलेगा। हरगिज नहीं। आप इंसान हैं, आप चीजों को भूलेंगे, आपके दिमाग में कई सारी चीजें मिक्स होंगी और तब जाके जब प्रिंट आउट निकलता है वो कुछ का कुछ और निकलता है। जब भी आप चीजों को रिवाइज करें तो इतना जरूर ध्यान रख लें कि आपने लिख लिख के रिवाइज करना है। आपकी ये फिंगर एक रिकॉर्डर है। जितनी बार आप इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे उतनी ही बार ये सही ढंग से रिप्रोड्यूस करेगी। आपके एग्जाम में ये अच्छे से वही जवाब लिख पाएगी जो आपने इस फिंगर के अंदर रिकॉर्ड किए हैं। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं साथ साथ उसको लिख लिख के याद करना है। 2 लाइनें पढ़ी, उन लाइनों को आपने लिख के देखा, जहां मिस्टेक हुई दोबारा से आपने उसको रिवाइज किया, उसको याद किया। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसको फटाफट लिख के देखा। हम ये नहीं कहते कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस करने की। सुंदर हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन के लिए होनी चाहिए। जब प्रैक्टिस करें फास्ट हैंड में प्रैक्टिस करें, लेकिन लिख लिख के ही आपको याद करना है। नाउ रिमेंबर, आप किसी कॉपी में एक पेज पढ़ रहे हैं, आप उस पेज को पहले 3 लाइनें पढ़ें, लिख के देखें, याद हो गई। अगली 3 लाइनें पढ़ें और इन 6 लाइन को फटाफट फास्ट हैंड में लिख के देखें। फिर अगली 4 लाइनें पढ़ें, पिछली 6 लाइन को दिमाग में रिवाइज करें और 4 लाइनों को लिख के याद करें। अगर आपको लगता है आप बिल्कुल सही लिख पा रहे हैं तब आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी तैयारी करें, लेकिन लिख लिख के आपको याद करने की आदत डालनी है। चाहे आप क्लास 11th के बच्चे हैं, चाहे क्लास 12th के बच्चे हैं, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हैं आप, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, आपकी फिंगर एक रिकॉर्डर है। जितना लिखेंगे उतना इसमें रिकॉर्ड होगा, उतना ही एग्जाम के अंदर आप बता पाएंगे। एक बात सोच के देखिए, अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं और वो इंसान वहीं खड़े खड़े आपको रास्ता बताता है, आपसे कहता है भाई यहां से लेफ्ट जाइए, वहां से राइट जाइए, 2 गलियां छोड़ के फिर लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, तीसरी गली में चौथा मकान। अगर इस तरह से वहीं बैठे बैठे आपको वर्बली कोई चीज बताई जाती है, क्या आपको एग्जैक्ट एड्रेस याद रहेगा? सवाल ही नहीं उठता कि आपको एग्जैक्ट एड्रेस याद रहे। लेकिन अगर वही इंसान आपके साथ साथ जाता है, आपके साथ आपकी गाड़ी में जाता है, आपको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाता है, या आपके साथ पैदल जाता है और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा के आता है, तब डेफिनेटली वो आपको रास्ता याद रहेगा। वही चीज पढ़ाई की है। पढ़ाई भी एक जर्नी है, एक जर्नी है सक्सेस की, सफलता की, एक बहुत अच्छे जीवन की। और जितना इसमें चल चल के हाथों को चला चला के आप आगे बढ़ेंगे उतना ही सक्सेसफुली आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये बात आप अभी
लिख के रखो और फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी को मेंटेन करो। खुद से एक वादा करो कि मैं अपने एग्जामिनेशन आने से पहले अपना सिलेबस कम से कम 3 बार कंप्लीटली रिवाइज कर लूंगा। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, आप उसका टेस्ट दीजिए। आपके यहाँ कोई टीचर्स हैं आपके, उनके पास टेस्ट दीजिए। टीचर्स भी नहीं हैं तो कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर जो आपके पास अवेलेबल हो उसका एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको लगता है आप 80% के अराउंड परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज गुड, क्योंकि अगर अभी 80 है, एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी कुछ और ही होती है, वहां पर परसेंटेज बेटर रहेगा। फिर आप अगला चैप्टर तैयार कीजिए। पहले 2 चैप्टर के एक चैप्टर के हिसाब से टेस्ट दीजिए। अगर दूसरे चैप्टर में भी आप 80% गेन करते हैं, देन इट इज गुड, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम रहती है, आपको दोबारा से इनको तैयार करना होगा। अगर आपने 2 चैप्टर में 80 मार्क्स तैयार कर लिए, तो अब समय है आप 2 चैप्टर के हिसाब से टेस्ट तैयार करें, क्योंकि आपके दिमाग की कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, 3 चैप्टर के हिसाब से, 4 चैप्टर के हिसाब से, और फरवरी आते आते पूरे सब्जेक्ट के कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट में आपको अपीयर होना होगा। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की ही मैं बात करता हूं, मैं आपको चैप्टर वाइज यहां कुछ चीजें बताऊंगा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको कितना पोर्शन किस हिसाब से तैयार करना है ये बताया जाएगा, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में यानी पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में आपको बताया जाएगा। तो क्लास 12th के बच्चे जरा ध्यान से आपने अपने इस पैटर्न को मेंटेन करना है। पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। चाहे आप किसी भी बोर्ड से अपीयर हो रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से अपीयर हो रहे हैं, हरियाणा बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, आप कहीं कोलकाता से हैं, कहीं भी किसी भी आप देश के कोने में अगर एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। सॉलिड्स के अंदर आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड याद करना है। सॉलिड 2 तरह के, अमरफस, क्रिस्टलाइन, ये आपको याद करना है। और फिर इसके अंदर आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, ये 2 डेफिनेशंस आपको अच्छे से लर्न करनी चाहिए। तो आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, टाइप्स ऑफ सॉलिड याद हो गया। इसके बाद आपने यूनिट सेल किसे कहते हैं, लैटिस किसे कहा जाता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इसको याद करना है। देखिए सभी चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जरूरी है आपको खुद को महसूस हो आप टर्म्स के यूज्ड हैं। तो ये शुरुआती टर्म्स एक ट्राई बॉल है, एक ट्राई बॉल जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जरूरी है। अब जब आपने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ लिया, उसके बाद आप अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन लैटिस यानी HCP अरेंजमेंट क्या होता है, FCC अरेंजमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, इसके बारे में पढ़ें। कहीं ना कहीं एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन CCP, इनका पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ये आपको याद रखना। तो अभी तक जो मैंने सॉलिड स्टेट में बताया, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखें, पैकिंग फ्रैक्शन, HCP, FCC या CCP अरेंजमेंट वगैरह, ये इंपॉर्टेंट मार्क करें। इसके बाद आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, सॉलिड स्टेट में से डेंसिटी के न्यूमेरिकल रट डालने हैं आपको। जो भी रेफरेंस बुक हो आपके पास, उसमें से पहले एग्जाम्पल से पढ़ें और फिर अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल याद होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस याद होने चाहिए, और इस तरह से डेंसिटी का हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको सॉलिड स्टेट में आना चाहिए। रिमेंबर,
अब न्यूमेरिकल आ गया। अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर देखेंगे तो सॉलिड स्टेट में से जनरली डेंसिटी में से ही न्यूमेरिकल पूछा गया है। आपको एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है, और मैं कम से कम 1998 से जब से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब के एक्सपीरियंस से कम इतना तो कह ही सकता हूं कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक डेंसिटी का न्यूमेरिकल यहां बनता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये छोटी छोटी डेफिनेशन इनको लर्न करना है। पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी। फिर डिफेक्ट में आएंगे आप। डिफेक्ट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन गिवन हैं उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इस तरह से आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब ऐसे आपकी तैयारी हो जाए तो एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कितना पोर्शन हुआ नहीं हुआ एटसेट्रा। फिर उसके बाद हम चलेंगे सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर आपको मोलैरिटी के बेसिस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन थोड़ी बहुत ट्राई कर लेने चाहिए, वरना मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन तीनों टॉपिक पे एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन गिवन है। फिर आपको रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रोल्स लॉ दो तरह का होता है, फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। आप रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अच्छे से याद करेंगे, और जब ये रोल्स लॉ आपको याद हो जाएगा फिर आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, और इनके एग्जांपल्स खास तौर पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ये एग्जांपल जो भी एनसीईआरटी में गिवन आपको याद रखने होंगे। जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, ये दोनों चीजें इनको भी मार्क कीजिए, ये भी आपको याद होनी चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने हैं। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जो बच्चा एग्जाम में चाहता है कि 100 आउट ऑफ 100 का एम है, वो तो चारों को अच्छे से करे, लेकिन जहां बच्चे को लगता है कि भाई मुझे लास्ट मोमेंट पे किन बातों पे स्ट्रेस देना चाहिए, वो कम से कम 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छे से करे। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कुछ डेफिनेशन आती हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, एटसेट्रा। 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर किसे कहते हैं, वगैरह। ऐसे क्वेश्चंस को भी साथ साथ करना है। वांट ऑफ फैक्टर डेफिनेशन याद करनी है। ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर कितना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का वांट ऑफ फैक्टर कितना है, ये आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में वांट ऑफ फैक्टर की एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल है, यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अलोंग विद द वांट ऑफ फैक्टर, ये न्यूमेरिकल्स आपको हर हालत में करने होंगे। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस वांट ऑफ फैक्टर, इनके कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल करने हैं, जहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, 3 चीजें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। हेनरीज लॉ में डीप सी डाइवर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड के हिसाब से, वो आपको करना है, और हेनरीज लॉ का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपको ट्राई करना है। इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा। जब सॉलिड तैयार हो जाए आप पहला टेस्ट दें, सॉल्यूशन तैयार हो जाए आप दूसरा टेस्ट दें, और ये ऐसा नहीं कि आप 1 महीने तक तैयार करते रहें, हर चैप्टर को 1 या 1.5 दिन के हिसाब से आपने तैयार करना है। अब एग्जामिनेशन डे है, अब कोई वेट नहीं करेगा कि आप कब तैयार करेंगे कब नहीं, जल्दी से जल्दी तैयार करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको कंडक्टिविटी की डेफिनेशन
मोलर कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है, दोनों में क्या रिलेशन है ये जानना है। कोलराश लॉ, इसकी डेफिनेशन आपको जाननी है। कोलराश लॉ की एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल अगर ट्राई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डेफिनेशन लर्न करनी है। फैराडेज लॉ पे आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स आपने जो जो एनसीईआरटी में मेंशन है बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। फैराडेज लॉ ध्यान रखें। फिर उसके बाद नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट इक्वेशन के जो भी आपके पास बुक हो, रेफरेंस बुक हो, गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर जो भी हो, उसमें गिवन एग्जांपल और एनसीईआरटी प्रॉब्लम ये सॉल्व होनी चाहिए। और डेल्टा जी के बेसिस पे फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं। ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स नोट करते जाइएगा या इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रखिए। जब भी जो चैप्टर तैयार करें आप उसको दोबारा से देख के फिर आप उसको अपने इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जा सकते हैं। कोरोजन का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कोरोजन टॉपिक के अंदर ही कैथोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ये रहेगा, ये आपको आना चाहिए। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें, टेस्ट भी साथ के साथ तैयार करते जाएं, टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। लास्ट टॉप चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसके बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। ये डिफरेंस आपको सबसे पहले याद करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसका डिफरेंस आपको याद करना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको करना है। सिलेबस में बेशक से फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ जीरो ऑर्डर भी अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। टी हाफ किसे कहते हैं, टी हाफ का क्या एक्सप्रेशन है, इसको आप याद करें। और एनसीईआरटी के अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला K is equal to 2.303 by T log initial concentration upon concentration left। इस फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। नहीं तो नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हाँ एग्जामिनर फेवरेट हो सकता है। इसके बाद आपको काइनेटिक्स के अंदर कोलिजन थ्योरी में से इफेक्टिव कोलिजन याद करना है। इफेक्टिव कोलिजन किसे कहा जाता है, कॉज क्या है, क्यों सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, ये याद करो। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे याद करो, ये आपको याद रहना चाहिए। और फिर आपको अर्हीनियस इक्वेशन यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, अर्हीनियस इक्वेशन को आपने डेरिवेशन सीखना है उसका, और उसके बेसिस पे एनसीईआरटी में गिवन न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से बच्चों इन चारों चैप्टर्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये मैंने आपको बताया। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में इतना पोर्शन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। चारों चैप्टर जब याद हो जाएं तो इसके टेस्ट में अपीयर हो। अगर 80% मार्क्स आ जाएं आपके उस टेस्ट में, देन इट यू आर गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 60 या उससे बिलो रहते हैं, दोबारा से तैयार करें, दोबारा से अपीयर हो और इन चारों चैप्टर को बहुत बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वेरियस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के सभी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप वहां पर उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सॉल्यूशन के बेसिस पे भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पे भी काफी सारे वहां पर वीडियो लेक्चर्स प्रेजेंट हैं। प्लेलिस्ट का यूज करें, वहां से अपनी तैयारी करें और जितना जल्दी हो सके अपनी रंग में आ जाएं, अपनी फॉर्म में आ जाएं और दुनिया को दिखा दें कि आप में है वो दम और आप कर सकते हैं, करके रहेंगे। अगला आने वाला साल सिर्फ और सिर्फ आपका है। देखते रहिए, अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में बातें करेंगे।